चलिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, एनएलएम, दैट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली बच्चों आज से हमारी सही मायने में मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही है। अभी तक हमने काइनेमेटिक्स कंप्लीट किया था। जब हमने सेकंड थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मैकेनिक्स दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स, जिसमें हमको बॉडी का जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसकी पोजीशन है, वो ही सिर्फ देखना है। वेलोसिटी में चेंज क्यों हुआ वो वहां पे नहीं देखना था। वो ब्रांच को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, जिस ब्रांच में हमको वो ही पढ़ना है कि कौन सा रीजन है वेलोसिटी एक्सेलरेशन आने का, वो वहां पे नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हुआ, एक्सेलरेशन ठीक है, मगर वेलोसिटी में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होने के लिए फोर्स चाहिए। सो फोर्स आज से हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली अगर सही मायनों में देखें तो आज से ही हमारा एनएलएम से ही हमारी मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पे तो हमने सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट उसको ही पढ़ा है, सही साथ में वो टाइम था। यहाँ पे बच्चों डायनेमिक्स आज स्टार्ट करने वाले। हमने देखा था मैकेनिक्स के दो पार्ट, फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में आज हमको बॉडी में जो वेलोसिटी है उसमें चेंज क्यों हो रहा है, वो चेंज के पीछे का कोज पढ़ना है कि चेंज क्यों हुआ, वो डिस्कस करना है। सो बेसिकली आज हम काइनेमेटिक्स खत्म करने के बाद डायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए डायनेमिक्स में पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों फोर्स से। व्हाट इज फोर्स, चलिए वो देखते हैं। फोर्स कैसे हमको डिसाइड करना है, व्हाट इज फोर्स। यहां पे मैं हेडिंग फोर्स। फोर्स किसको बोलते हैं बच्चों? इट इज फोर्स, it is a push or pull which can cause change in state of motion is called force. फोर्स बच्चों किसको बोलते हैं? जो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। दैट मीन्स अगर बॉडी रुकी हुई है तो वहां पे फोर्स एक्सर्ट करके उसमें वेलोसिटी हम डेवलप करें। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वहां पे हम फोर्स एक्सर्ट करके बच्चों उसकी वेलोसिटी में चेंज करें। इन शॉर्ट वेलोसिटी में चेंज करना है। वेलोसिटी में दो टाइप से हम चेंज कर सकते हैं, या तो आप उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज करो या उसकी डायरेक्शन चेंज करो। बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज सेल्फ वेक्टर क्वांटिटी, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हम उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सर मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करते हैं वो पढ़ने वाले हम। सर डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे वो भी पढ़ने वाले हैं। मगर यहां पे पहले ये समझो, इट इज ए पुश और पुल विच कैन कोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। बच्चों स्टेट ऑफ मोशन दैट मीन्स उसका स्टेट जो मोशन को डिस्क्राइब कर रहा हो, स्टेट ऑफ मोशन। और पुश और पुल, पुश बच्चों जनरली अवे होता है और पुल बच्चों टुवार्ड होता है। आपको भी मालूम है, किसी वो ग्लास का डोर रहता है तो वहां पे पुश दैट मीन्स वो अवे है, पुल दैट मीन्स वो टुवार्ड है। अगर मेरे को पुश करना है किसी भी बॉडी को तो वो बॉडी मेरे से दूर चली जाएगी, अवे, और पुल करना है तो वो मेरी तरफ आएगी, दैट मीन्स वो टुवार्ड है। सो पुश और पुल विच कैन कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड फोर्स बच्चों। दूसरी बात, इट इज वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। देन बच्चों उसका यूनिट में बेसिकली बच्चों पहले हम ऐसा यूनिट पढ़ने वाले हैं। ऐसा यूनिट होगा उसका किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो न्यूटन। सर ये कैसे आया, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूव करके दूंगा। ठीक है, बेसिकली आपको स्टैंडर्ड 9th में याद ही है, फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, F = m है। सो मास का होगा बच्चों किलोग्राम,
और एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप न्यूटन भी बोल सकते हो। सो इट इज अ पुश और पुल विच कैन cause change in state of motion is called force. It is vector quantity, यूनिट बच्चों। फिर ये न्यूटन अगर हम देखें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू बच्चों हम लिख पाएंगे 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना हो बच्चों, सो 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम। सो इंस्टेड ऑफ 1 kg में लिखूंगा 10⁻³ ग्राम। फिर बच्चों मीटर का सीजीएस होता है सेंटीमीटर, 1 मीटर दैट मीन्स बच्चों 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। अपन बच्चों सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड स्क्वायर। सो यहां से मिल जाएगा 10⁻³ 10⁻², 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैं लिख पाऊंगा 10⁵ डाइन। इसको डाइन बोलना है, डायन नहीं बोलना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, नॉट डायन। वो हमको दिखता है आसपास में, मगर बोलना है डाइन, नॉट डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसको बच्चों बेसिकली जो सिंपल हमारा पुश और पुल है, जो पुश और पुल बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ फोर्स, मैं यहां पे स्लाइड ऐड कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट जो है बच्चों दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फर्स्ट रहेगा हमारा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। देन सेकंड जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड जो है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इसमें से बच्चों जो फर्स्ट 2 है वो हमारे जेईई मेन नीट एडवांस के सिलेबस में है, ये हमको पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस में ही नहीं है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यस बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 13 है स्टैंडर्ड 12 का, स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 13 है, वहां पे न्यूक्लियर फोर्स है, वो चैप्टर ही न्यूक्लियस है। वहां पे हमको न्यूक्लियस फोर्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ना है, मगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की सिर्फ बेसिक डेफिनेशन और बेसिक आइडिया ही लेना है। वहां पे भी उसका फॉर्मूला नहीं लर्न करना है। जैसे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लर्न करना है, उसको क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। मगर वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये सिर्फ आपको बेसिक लेवल का पढ़ना है, उसका फॉर्मूला कुछ वहां पे नहीं है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ये तो एनएलएम का चैप्टर है, मगर रुको वो भी आएगा यहाँ पे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये पढ़ने वाले हैं बच्चों आज। इट इज by virtue of masses. It is by virtue of masses. किसी भी बॉडी के पास मास होगा तो वहां पे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होने की जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट इज वर्च्यू ऑफ मास। अगर किसी भी बॉडी, यहां पे ये पेन है, ये पेन पे मास है
यस, उसके पास मास है तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा भी सकता है और फील भी कर सकता है। जिस भी बॉडी यूनिवर्स में, जिस भी बॉडी के पास मास होगा, वहां पे हम वर्च्यू ऑफ मासेस की वजह से बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो अट्रैक्टिव ही होगा बच्चों। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो बच्चों आपको अट्रैक्टिव ही मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट बच्चों, ये हमारा कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वहां पे हमको वो कैपिटल जी की वैल्यू भी प्रूव करनी है। मगर यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स F, it is directly proportional to multiplication of masses. Yes, बताइए। Yes. सर दूसरा इंटर आप फिर से रिवाइज करेंगे, हम हमारा नेटवर्क इश्यू था इसलिए। ओके, कहां से नेटवर्क इश्यू था? स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से था। हाँ। माय गॉड, तो अब दिख तो रहे थे मुझे, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? ऐसा था? नहीं सर, ब्लर आ रहा था और दिख भी नहीं रहा था। चलिए, फिर क्या करते हैं, आप लिख में जो लिखना है वो बाद में करिए, या फिर यूट्यूब की वीडियो से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोर्स क्या है? बेसिकली फोर्स हमको पढ़ना है, इट इज पुश और पुल विच कैन कोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। वो पुश होगा, वो बच्चों अवे होगा, पुल होगा, वो टूवार्ड होगा, जैसे वो ग्लास के विंडो पे या ग्लास के डोर पे लिखा रहता है। फिर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट बच्चों उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे 10⁻³ आएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वहां पे 100 सेंटीमीटर, 10⁻²। सेकंड तो बच्चों MKS में बोलो या CGS में बोलो, वो तो सेकंड ही होगा। सो यहाँ पे 10⁻³ एंड 10⁻², तो 10⁻5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम डाइन बोलते हैं बच्चों। डाइन नहीं बोलना है, डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन हमारा हो गया। फिर उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा। टाइप्स ऑफ फोर्स में बच्चों फर्स्ट जो था दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे सिलेबस में है, ये फोर्स को हमको समझना भी है, उसके फॉर्मूला भी प्रूव भी करना है, लर्न भी करना है और फॉर्मूला की प्रैक्टिस भी करनी है। वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर न्यूक्लियस चैप्टर में आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहां पे बेसिक पढ़ना है, उसका फॉर्मूला वहां पे है भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, उसकी एप्लीकेशन भी नहीं। फिर हमने वहां पे स्टार्ट किया था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्स्ट जो पॉइंट था, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ मासेस। यूनिवर्स में किसी भी बॉडी के पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट भी कर सकता है, फील भी कर सकता है। जो जो किसी भी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट इज मास, वो मास की वजह से बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो कभी रिपल्सिव हो ही नहीं सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। देन बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, वो आप आगे पढ़ने वाले हो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मासेस। दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है तो उस दोनों के मास में मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड वो दोनों बॉडी के डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो F is directly proportional to m1 and m2 and F is inversely proportional to square of distance। अगर इसको मैं साथ में लिखूं तो ये हो जाएगा बच्चों F is directly proportional to m1 m2 upon r square, and if we remove this proportionality then यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है बच्चों, दैट इज कैपिटल G नॉट स्मॉल g। स्मॉल g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कैपिटल G लिखना है। सो कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर बच्चों, अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे
हमारी जो डिस्कशन रहेगी, वेर कैपिटल जी ये कांस्टेंट है बच्चों, जिसका हमको, ये जी कांस्टेंट है, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कांस्टेंट है तो उसका जो वैल्यू है बच्चों वो हमको याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट बच्चों हमारे पास होगा, इसका यूनिट जी को अगर आप सब्जेक्ट करोगे तो उसका यूनिट होगा ये फोर्स का बच्चों न्यूटन, आर स्क्वायर दैट मीन्स वो डिस्टेंस है, सो मीटर स्क्वायर अपॉन बच्चों केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। इसको आप ये भी याद रख सकते हो क्योंकि कभी कभी आपको जो कैलकुलेशन रहती है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, उसमें ये हेल्प करेगा। दैट इज 20/3 इंटू 10⁻⁻11। हाँ, पावर देखो कितनी छोटी है, -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बच्चों नेम में यूनिवर्सल है, दैट मीन्स अगर हम अर्थ में भी ये जी देखे तो ये 20/3 इंटू 10⁻⁻11 है। अगर हम अर्थ और सैटर्न के बीच बात करें, मर्क्यूरी के बीच बात करें, या हम वीनस और प्लूटो के बीच बात करें, हम अर्थ पे बाहर जाके किसी भी दो बॉडी जिसको मास हो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, जी रिमेन सेम। जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो ऑलवेज हर जगह पे सेम है, अर्थ पे भी अर्थ से बाहर भी। G m1m2/r², ये ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों। यहां पे अगर आप फोर्स में देखो तो मैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, अगर डायमेंशन है तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को लिखनी है, तो आपको मालूम है किलोग्राम है तो m1 L1 T-2, क्योंकि क्या है कभी कभी ये डायमेंशनल एनालिसिस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अपने पीवाईक्यू में भी देखा होगा। ऐसे यहाँ पे जी की भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो, न्यूटन। ये यूनिट कैसे बनाना है बच्चों, जी को सब्जेक्ट करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, बात खत्म। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो हमको यहाँ पे पता चलेगी इट इज बाय वर्च्यू ऑफ मास। मास होगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वरना नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पे अर्थ कंसीडर कर रहा हूं ऐसे, ये हमारी अर्थ है बच्चों, बेसिकली अर्थ। ये जो अर्थ है जिसकी रेडियस हम कंसीडर करने वाले हैं आर ई, यहां पे बच्चों बल्क रहता है, ऐसा मैटर होता है, और आर ई की वैल्यू दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर। इसका कुछ मास भी होगा, ये सॉलिड स्फीयर है, सो दैट इज एम ई मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ 5.95, मगर मैं ऑलमोस्ट इसको 6 कंसिडर कर रहा हूं, 6 इंटू 10⁻24 kg बच्चों, 24 kg। ये अट्रैक्टिव ही होगा। अब यहां पे बच्चों मैं यहां पे हूं, यहां पे कहीं पे कोई बॉडी है, कोई या हम है, चलिए हम अर्थ सरफेस पे ही है, या हम समझ लो कि हम अर्थ सरफेस से x डिस्टेंस दूरी यहां पे है, हमारा मास 50 kg है, ये 50 kg मास का कोई बंदा खड़ा है, मगर ये बच्चों यहाँ पे ये x वेरी वेरी लेस देन आर ई है। x बच्चों आर ई आपको मालूम है, आर ई है 6400 किलोमीटर। सो यहाँ पे जो x है ना वो बहुत छोटा है बच्चों। ये मैं अर्थ सरफेस से 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आप जहां पे हो वही अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उससे ज्यादा तो नहीं दूर जाने वाले ना। तो ये x इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू बच्चों आर ई। सो आर ई और एम ई का वैल्यू हमको पता है। यहां पे बच्चों डेफिनेटली इसका मास जो है दैट इज स्मॉल एम। जो पर्सन है, हम है तो हमारा मास,
हम अर्थ सरफेस पे भी हो सकते हैं, वहां से कुछ हाइट पे भी हो सकते हैं। तो हमारा मास 50 केजी है। जो अर्थ है उसका मास बच्चों 6 इंटू 10⁻24 है, तो दोनों मास हुआ। इट इज एक्सर्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मास। मास है बच्चों, मास होगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेटली एक्सर्ट होगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैन ड्यू टू अर्थ ऑन मैन ड्यू टू अर्थ इज, क्योंकि अर्थ पे भी मास है और मैन के पास भी मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैन ड्यू टू अर्थ हमको लिखना है, तो दैट इज एफ जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ एम ई, दूसरा होगा बच्चों स्मॉल एम, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस देखो बच्चों, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस ये है बच्चों आर ई, और ये कितना है एक्स, तो यहां पे होगा आर ई प्लस एक्स होल स्क्वायर, आर ई प्लस एक्स होल स्क्वायर। मगर आप ही देख लो कि x तो बहुत छोटा है बच्चों, जिसको मैं इजीली नेगलेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं आर ई को नेगलेक्ट सॉरी एक्स को नेगलेक्ट करूं आर ई के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे एफ जी निकल के आ जाएगा, दैट इज कैपिटल जी एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक मास आ रहा है अर्थ का, एक मास आ रहा है मैन का। बच्चों ये कैपिटल जी इटसेल्फ कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये कांस्टेंट है, ये जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट बच्चों, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 वो भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट। वो सारे कांस्टेंट को मिला के मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज स्मॉल जी, और वेयर स्मॉल जी, वेयर स्मॉल जी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा एक कांस्टेंट कैपिटल जी, दूसरा मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये सब की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो जी की वैल्यू आपको मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, या कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो बच्चों। 9.8 भी चलेगा, पाई 10 भी चलेगा और पाई स्क्वायर भी चलेगा। तब देखो यहां पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल पाऊंगा बच्चों, जी की वैल्यू में पुट कर रहा हूं 10, और बच्चों मास कितना है, मास है 50 केजी, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा वो 500 न्यूटन होगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो देखो, वो तो ठीक है सर ये समझ में आ गया। अगर बच्चों यहाँ पे कोई होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पे मैन को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। अगर मैन यहाँ पे होता ना बच्चों, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे ही एग्जर्ट होता। ऐसा नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, वहां पे देखने से बच्चों डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, सरफेस तो ये फ्लैट ही होगी, आप कहीं पे भी खड़ा रहो सरफेस तो फ्लैट ही है, तो वो टुवर्ड सेंटर ही लगेगा। यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही, अगर यहाँ पे कोई बंदा है तो ऐसे ही, मगर हम तो बेसिकली बच्चों यहां से ही देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई है तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड सेंटर, एग्जैक्टली ऐसे ही लगेगा। यहाँ पे ये मत सोचना प्लीज, यहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसे हो तो ऐसे एमजी नहीं है, वहां पे कोई और प्लेनेट है, अर्थ तो यहाँ पे है। अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे बच्चों चलिए मैं खड़ा हूं और मेरे सामने कैमरा है, आप जो क्लासरूम में बैठे हो आप हो, आपके सामने बोर्ड हो सकता है, या प्रोजेक्टर का जो वो कर्टेन है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए हम बोर्ड और आप सोच लो, मैं यहाँ पे मैं और ये जो कैमरा है वो है। चलिए मेरा भी मास है, मेरे पास मास तो है ही, कैमरा का भी कुछ मास होगा शायद। चलिए लेट्स एज्यूम मेरा 75 केजी है और कैमरा जो है उसका 1 केजी है, तो हमारे दोनों के पास मास है, दोनों के बीच कुछ दूरी भी है। चलिए तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं F इज इक्वल टू कैपिटल जी
m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मेरा मास यहाँ पे पुट कीजिए, दैट इज 75 kg। देन बच्चों m2 जो यहाँ पे कैमरा है उसका मास बच्चों लेट्स एज्यूम 1 kg। हमारे बीच की कुछ दूरी रहेगी। अगर आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यस एट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा। यस बताइए थोड़ा जोर से बोलिए, क्या जोर से बोलो, थोड़ा जोर सा से जोर बोल। से, आपकी आवाज कम आ रही अच्छा वलसाड में आवाज कम आ रही है, है। बाकी हर जगह मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? ओके कुछ आपके वहां पे स्पीकर में प्रॉब्लम होगा, बाकी सर सब ठीक। आवाज है लेकिन आप थोड़ा जोर से बोलिए। मैं थोड़ा जोर से बोलूं? यस सर। ठीक है। फिर वो मुझे घर वाले बोलते हैं कि आप इतना जोर से क्यों बोलते हो। आप वो भी मेरा ये यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो फिर वो उसको आपको नहीं मालूम है, वहां पे मैं आंसर नहीं कर सकता। फिर वो बोलते हैं कि ये आपका आवाज है उसकी वो क्या बोलते हैं टॉन, उसका वो क्या स्ट्रक्चर है ना उसको बोलते हैं कुछ, वो तो बिगड़ गया है, अब कितना बिगाड़ना है, माइक है आपको मालूम नहीं है, तो वो ऐसे बोलते हैं। फिर भी आज आप बोलते हो तो चलो ठीक है, मैं और जोर से बोलूंगा। पहले ये मैं पानी पी लूं। ये मेरे पास बॉटल नहीं रहती ना तब भी वो बोलते हैं आज क्यों लेक्चर में आपके पास बॉटल नहीं थी। इसलिए देखो मैं हर 20-25 मिनट के बाद पानी पी लेता हूँ, क्योंकि क्या है डरना पड़ता है, वो नहीं मालूम है आपको अभी। अब यहाँ पे ये दो बॉडी है, मैंने क्या बताया था, हाँ वो क्या उसकी बात आई ना वो भूल गया मैं भी। चलिए अब यहाँ पे एक मैं हूं, एक ये कैमरा है, आप है और आपके सामने बॉड है, दोनों का मास है। मेरा 75 kg मैंने पुट किया, कैमरा का 1 kg। तो डेफिनेटली हम दोनों दैट मीन्स मैं और ये कैमरा, हम दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर ही रहे हैं। वो अट्रैक्टिव है, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। आपके सामने बॉर्ड है तो आप बॉर्ड को अट्रैक्ट कर रहे हो और बॉर्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। मगर कोई बोलेगा सर हमको वो फील तो हो नहीं रहा, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो बॉर्ड हमको अट्रैक्ट कर रहा है। वहां पे बच्चों आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल है। सर क्यों नेग्लिजिबली स्मॉल है? देखो तो 75 इंटू 1, ओके, जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इस पे जो जी की वैल्यू होगा वो 10⁻⁻11 में है बच्चों। तो फोर्स आपको मिलेगा उसकी पावर कितनी कम होगी? 10 तो वो फोर्स नेग्लिजिबल है। आज से याद रखो आपके पास जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है वो सब ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो और वो आप पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मगर वो फील क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप दोनों का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है और जो फोर्स आएगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल आएगा। क्यों सर नेग्लिजिबली स्मॉल मास क्यों? वो मैं आपको बताता हूं। देखो मगर जी की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से आपका फोर्स वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, दैट मीन्स हम जीरो कंसीडर करते हैं उसको। मगर सर ये पेन को मैं यहां से अगर ड्रॉप करूं तो ये तो चली जाएगी। तो सही बात है। अब देखो बच्चों यहां पे अगर ये पेन और अर्थ के बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो मास एक आएगा पेन का, ठीक है, पेन का। दूसरा मास किसका आएगा बच्चों? अर्थ का। और अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24। अगर हम पेन और यहाँ पे जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बच्चों पेन अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका मास तो स्मॉल है, ये कैपिटल जी भी बच्चों स्मॉल है, मगर एम ई लार्ज है ना हमारा, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 की पावर। तो ये पेन पे जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी वो नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं होगा। उसी वजह से अगर मैंने इसको यहां से ड्रॉप किया तो फोर्स लगा, क्योंकि ये स्टेशनरी थी, इसको ड्रॉप करने से उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई। स्टेट ऑफ मोशन चेंज तभी हो सकती है जब वहां पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। यहां पे ये बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसे देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे एक्सर्ट हुआ। तो यहां पे सर दूसरी बात वो भी मैं आपको बताता हूं, मगर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, देखिए वो पहले हम राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इफ
masses of two object, masses of two object is small, then gravitational force, is negligibly small. And for significant gravitational force, at least one body must have larger mass. जैसे यहाँ पे पेन और अर्थ की बात हुई, तो अर्थ पे अगर हम कंसीडर करें तो अर्थ का मास लार्जर है. सो दो बॉडी के बीच में दोनों का मास कंसीडर करने के टाइम एटलीस्ट एक बॉडी का मास लार्ज होना चाहिए. अब देखो, ये बच्चों मैंने आपको दिखाई, अर्थ ने मैन को पुल किया, डेफिनेटली बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन. अगर ये अर्थ को मैन पुल कर रहा है, सॉरी, अर्थ मैन को पुल कर रही है, तो ये मैन भी अर्थ को पुल करेगा. मगर वो पुल किसको कर रहा है, फोर्स किसको एग्जर्ट कर रहा है? वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है बच्चों यहां को, अर्थ को, और अर्थ का मास वेरी लार्ज है, तो वहां पे उसकी इफेक्ट नहीं दिखाई देगी. सर क्यों इफेक्ट नहीं दिखाई देगी? दैट इज अवर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया की वजह से वहां पे वो इफेक्ट नहीं दिखाई देगी. वो हम आगे आज पढ़ने वाले हैं. मगर दोनों एक्शन रिएक्शन साथ में ही होते हैं. अगर ये अर्थ है वो मैन को पुल कर रहा है, तो मैन भी अर्थ को पुल कर रही है. दोनों का मास, सॉरी, दोनों का फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. मगर अर्थ का मास है वो ज्यादा होने की वजह से वो मूव नहीं करेगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. चलो, यहां तक बात क्लियर सबको? श्योर? ओके, फाइन. अब हम सेकंड टाइप के फोर्स में चलते हैं. इन शॉर्ट, आप आज दिमाग में ये लेके चलना कि जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही, मगर वो दोनों का मास सेम होने की वजह से वो नेग्लिजिबली स्मॉल है. सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एटलीस्ट एक मास का बड़ा होना अनिवार्य है. बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसको हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं, सॉरी, रेफरेंस फोर्स कंसीडर करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में जो भी फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग, वो सारे भी ग्रेटर है. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रेफरेंस फोर्स कंसीडर करें, तो चलिए देखते हैं हम तो क्या होगा. तब यहां पे बच्चों सेकंड हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज बच्चों 10⁻36 times greater than gravitational force. 10⁻36 times greater than gravitational force. दैट मीन्स ये वीक फोर्स है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं. ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 times ग्रेटर है. अब इट इज बाय virtue of charge. It is by virtue of charges.
जैसे बच्चों किसी भी बॉडी के पास मास होगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वैसे ही चार्ज दैट मींस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होगा तो वहां पे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा. सो इट इज बाय वर्च्यू ऑफ चार्जेस. इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर. वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर. तो ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के मिला के ये बन रहा है. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस बच्चों मैग्नेटिक फोर्स. हमारा स्टैंडर्ड 12 का ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 1 to 6 या आप सारा ले लो 1 to 8 ये दोनों फोर्स पर डिपेंड कर रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे हम चैप्टर 1 2 पढ़ने वाले हैं, फिर करंट पढ़ने वाले हैं और फिर मैग्नेटिक फोर्स चैप्टर 4 से स्टार्ट हो जाएगा. और चैप्टर 6 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां पे दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं. ये हमारा चैप्टर 12 में है. मगर आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स है बच्चों. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा है, मगर वो एग्जैक्ट क्यों होगा बच्चों, वो एग्जैक्ट होगा ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ चार्जेस. चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा. आपको मालूम है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, मगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा. तो वही बात है यहाँ पे. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. तो एग्जाम्पल है बच्चों आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन. बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसमें से ये कुछ एग्जाम्पल है. ये आपको ये नहीं समझना है कि ये 3 ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और बहुत है. मगर यहां पे आज जो हमको पढ़ना है जो एग्जाम्पल है दैट इज नॉर्मल फोर्स, टेंशन एंड फ्रिक्शनल. ये सारा फोर्स जो होगा ना बच्चों, ये तीनों आज हम यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल और टेंशन की बात होने वाली है. आज फ्रिक्शन का ये अलग से हमारा यूनिट है इसी चैप्टर में. तो नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ये तीनों बेसिकली कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में होगा. ऑल आर कांटेक्ट फोर्सेस. दैट मींस ये फोर्स एक्सर्ट होने के लिए कांटेक्ट का होना अनिवार्य है. देखिए जैसे यहां पे ये पेन को मैं यहां से ड्रॉप कर रहा हूं बच्चों, तो ये ड्रॉप कर रहा हूं तो आपको मालूम है ये डाउनवर्ड चली जाएगी पेन. अर्थ इसको पुल कर लेगी, अर्थ इसको पुल कर लेगी. यहां पे देखिए बच्चों ये पेन और अर्थ के बीच में कांटेक्ट नहीं है, जिसको हम फील्ड फोर्स बोलते हैं. ये तो फील्ड फोर्स है, यहां पे कांटेक्ट क्या है. मगर ये पेन को मैंने होल्ड करके रखा है, तो यहां पे अगर नॉर्मल फोर्स होगा तो वो नॉर्मल फोर्स के लिए बच्चों मेरे हैंड और पेन के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए. ये सारे वो फोर्सेस है जिसके लिए कांटेक्ट मस्ट है. कांटेक्ट नहीं होगा तो ये फोर्स एक्सर्ट नहीं हो पाएगा. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या आप कोलंबियन फोर्स जो पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 10th में, जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव था, वहां पे कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं था. मगर ये नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन ये तीनों के लिए कांटेक्ट अनिवार्य है, तभी ये फोर्सेस एक्सर्ट हो पाएंगे, वरना ये फोर्स एक्सर्ट नहीं होंगे बच्चों. चलिए अब यहां पे हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स कैसे पढ़ना है, ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं. नॉर्मल फोर्स, ये बच्चों यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का मीनिंग बच्चों करते हैं. नॉर्मल का मीनिंग होता है वो जनरल. नॉर्मल यहाँ पे जनरल नहीं शो कर रहा है. नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, जो भी बताओ. ये नॉर्मल फोर्स को हम परपेंडिकुलर फोर्स भी बोलेंगे. नॉर्मल फोर्स it also denote perpendicular force. Perpendicular force, right?
ये नॉर्मल फोर्स बच्चों परपेंडिकुलर फोर्स है, या ऑर्थोगोनल फोर्स भी बोल सकते हो, इसको आप ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हो, मगर नॉर्मल का मीनिंग यहाँ पे जनरल ऐसा नहीं है। चलिए, पहले बच्चों नॉर्मल फोर्स है ना, वो पुशिंग फोर्स है, वो पुश करता है। कैसा है सर? मैं आपको समझाऊंगा, देखिए, इट इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स, ठीक है। देन दूसरी बात, कांटेक्ट मस्ट होना चाहिए, कांटेक्ट इज मस्ट। देन थर्ड पॉइंट, it act perpendicular to common surfaces या contact surfaces, जो भी आप बोलो, या contact surfaces। चलिए, नॉर्मल फोर्स कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इट इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स, वो पुश ही करेगा, वो पुल नहीं करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉन्टैक्ट इज मस्ट, कॉन्टैक्ट होना अनिवार्य है। इट एक्ट परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेसेस। यहाँ पे बच्चों ऐसा कोई ग्राउंड है आपके पास, चलो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे ये बच्चों आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, ये ग्राउंड है। और ग्राउंड पे यहां पे बच्चों को ऐसा ब्लॉक रखा गया है, ऐसा कोई ब्लॉक है ऐसा। चलिए, ऐसे ब्लॉक का मास जो है, यहां पे बल्क मैटर रहता है, ये कैपिटल है, और ये बच्चों ग्राउंड है, ग्राउंड। अब आप देखो, ये ग्राउंड दैट मींस अर्थ सरफेस ही, यहां पे ऐसे अर्थ है ही बच्चों, ग्राउंड है दैट मींस यहां पे सारी जगह पे ऐसे अर्थ ही है बच्चों, ऐसे ये अर्थ है। सो डेफिनेटली एम मास के ब्लॉक को अर्थ बच्चों अपनी तरफ mg फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ ये ब्लॉक को बच्चों डाउनवर्ड mg फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। डेफिनेटली बच्चों ये ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है नेचर में, ये अर्थ ब्लॉक को अपनी तरफ mg फोर्स एक्सर्ट करेगी, और ये ब्लॉक अर्थ को भी अपनी तरफ ऐसे mg फोर्स एक्सर्ट करता है। मगर अर्थ का मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, तो अर्थ नहीं वहां से हिल पाएगा, अर्थ वहीं पे रहेगा। मगर डेफिनेटली बच्चों यहां पे ये ब्लॉक पे mg डाउनवर्ड फोर्स है। अब सुनना मेरी बात केयरफुली, अगर ये ग्राउंड ना होता, अगर ये सपोर्ट ना होता, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक गिर जाता, क्योंकि उसको फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे खड्डा होता तो डेफिनेटली वो ब्लॉक गिर जा रहा है। दैट मीन्स ये ब्लॉक पे अर्थ mg फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक ग्राउंड को पुश कर रहा है बच्चों, ये ब्लॉक ग्राउंड को पुश कर रहा है। क्योंकि अगर ये ग्राउंड यहां से हटा लो, या यहां पे आप कोई एक प्लांक रख दो, या यहां पे सिर्फ कोई एक टेबल रख दो, ये टेबल को आप हटा दो, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक गिर जाएगा। दैट मीन्स कि ये ब्लॉक ग्राउंड को या टेबल की सरफेस को पुश कर रहा है, वो पक्की बात है। अगर ये ग्राउंड या टेबल वहां से हटा दो तो वो गिर जाएगा। तो ये बच्चों ब्लॉक ग्राउंड को पुश करेगा, ग्राउंड ब्लॉक को पुश करेगा, दैट पुशिंग फोर्स दैट इज योर नॉर्मल फोर्स। मैंने लिखा है ना, इट इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स, वो पुश ही करेगा बच्चों। ये नॉर्मल मैं लिख रहा हूं, ये इट एक्सर्ट बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक, एक्सर्ट बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक, ये एक्सर्ट ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड, ब्लॉक बाय ग्राउंड। ये नॉर्मल फोर्स क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, ब्लॉक ग्राउंड को पुश कर रहा है। अगर ग्राउंड ब्लॉक को पुश नहीं करेगा तो टोटल फोर्स जीरो नहीं होगा ना, फिर तो क्या होगा, ये ब्लॉक डाउनवर्ड चला जाएगा। अगर आप ग्राउंड या यहां से टेबल का जो सपोर्ट है वो ले लो, तो डेफिनेटली ब्लॉक नीचे गिर जाएगा।
ये एन किस पे एग्जर्ट हो रहा है? ब्लॉक पे। कौन कर रहा है? ग्राउंड। डेफिनेटली बच्चों, तो ये ब्लॉक भी ग्राउंड को पुश कर रहा है, दैट इज अगेन नॉर्मल। ये नॉर्मल। ये कौन एग्जर्ट कर रहा है बच्चों? ये एग्जर्ट ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक। देखो, अब देखो, ये ऑलवेज पुशिंग फोर्स है। ये ब्लॉक ग्राउंड को ऐसे पुश कर रहा था, ग्राउंड ने सामने पुश कर दिया। ये ब्लॉक ग्राउंड को पुश कर रहा था, ग्राउंड ने ब्लॉक को पुश कर दिया, दैट इज नॉर्मल फोर्स। सो इट इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स। कॉन्टैक्ट इज मस्ट, क्योंकि ये देखो ना, पुशिंग फोर्स आया कहां से? पुश कब किया? जब कॉन्टैक्ट हुआ तब। फिर इट एक्ट परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेसिस। देखो बच्चों, यहां पे ये कॉमन सरफेस आ गई, ये कॉमन सरफेस है तो इसको परपेंडिकुलर, देखो यहां पे भी परपेंडिकुलर। कॉमन सरफेस कौन सी हुई? ग्राउंड। एंड जो ब्लॉक का बॉटम है, ब्लॉक का बॉटम और ग्राउंड ये दोनों टच हो रहे हैं, तो ये कॉमन सरफेसिस हो गई। उसके साथ परपेंडिकुलर पे ये फोर्स आपको एग्जर्ट होगा। सर ये कैसे? देखो बच्चों, यहां पे क्या होता है, ये ऐसे ग्राउंड है ना, ग्राउंड, तो यहाँ पे ये जो टेबल है या जो ब्लॉक है, ब्लॉक का बॉटम को कोई पार्टिकल होगा ना, ये पार्टिकल को ऐसे फोर्स एग्जर्ट करेगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की अलावा जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला है, जिसमें रिस्पॉन्सिबल होता है वर्च्यू ऑफ चार्जेस, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं और वहां से बच्चों हमारा नॉर्मल फोर्स विच इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये डेवलप होता है। अगर आप दो पर्सन एक दूसरे के साथ हैंड शेकिंग करते हो ना, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही एग्जर्ट होता है वहां, क्योंकि जब भी कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होने के टाइम अगर आप हैंड शेकिंग कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, आप दूसरे वाले बंदे के हाथ ऐसा करते हो ना, ऐसे यहाँ पे, तो सामने वाला बंदा है वहां पे, आप उसके हैंड पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो, वो आपको पुश कर रहा है, तो वहां पे वो पुशिंग फोर्स है, वो नॉर्मल फोर्स है बच्चों। और नॉर्मल फोर्स किस कैटेगरी में आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी। ये यहाँ पे ये जो बॉटम है, अर्थ है, वहां पे जो चार्जेस होगा, वो चार्जेस के वजह से ये फोर्स एग्जर्ट होगा। अब यहाँ पे देखना, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, ये गलती हमको नहीं करनी है। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, पहले ये नॉर्मल और ये mg, ये बच्चों एक्शन रिएक्शन नहीं है, देखना मेरी बात। ये n ये mg ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। यस, ये n और ये n ये एक्शन रिएक्शन होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ाने भी वाला हूं। ये n और mg कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कभी भी सेम बॉडी पे एग्जर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नॉर्मल बी ब्लॉक पे एग्जर्ट हो रहा है, ये एमजी बी ब्लॉक पे एग्जर्ट हो रहा है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एग्जर्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो कभी भी ऐसे दो फोर्स है जो सेम बॉडी पे एग्जर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको एक्शन रिएक्शन नहीं बोल सकते। ये बात सुनना मेरी बात। तो यहां पे सर एक्शन रिएक्शन कौन है? ये एन ये एन। सर ये एमजी का एक्शन रिएक्शन होगा? यस ये होगा, जो मैंने यहां पे बताया था ना, ये mg इस पे एक्सर्ट हो रहा है और यहां से भी ऐसे भी mg एक्सर्ट होगा, ये एक्शन रिएक्शन है, यस, मगर वो नहीं है बच्चों। एक्शन रिएक्शन एक्सर्ट होगा बच्चों डिफरेंट बॉडीज पे। फिर भी मैं आपको वहां पे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। ये नॉर्मल फोर्स है। चलिए अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, अगर फिर से बच्चों ये हमारे पास ऐसे कुछ ग्राउंड है, ये ग्राउंड ऐसे, यहाँ पे बच्चों हमने अब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्फेरिकल बोलो सर्कुलर बोलो जो भी बोलो, ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। ये बेसिकली ऐसे स्फेरिकल या सर्कुलर ऑब्जेक्ट या सिलिंड्रिकल, जो मैं बात बता रहा हूँ वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये बच्चों ग्राउंड है, तो डेफिनेटली बच्चों अर्थ ये जो है दैट इज ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है,
तो डेफिनेटली बच्चों ग्राउंड वो स्फेरिकल, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ऐसे अपनी तरफ खींचेगी। ये बच्चों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ये ग्राउंड को पुश करेगी, पुश, तो ग्राउंड सामने पुश करेगा, दैट पुशिंग फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। तो ये बच्चों आपका mg हुआ, ये नॉर्मल हुआ। ये नॉर्मल किसने एग्जर्ट किया है, देखो देखो देखो, इसको आप एक्सटेंड करो तो जो कॉमन सरफेसिस है, कॉमन सरफेसिस उसके साथ परपेंडिकुलर पे एग्जर्ट होगा। ये नॉर्मल किसने एग्जर्ट किया है, नॉर्मल एग्जर्ट ऑन स्फीयर बाय ग्राउंड, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये स्फीयर ने ग्राउंड को पुश किया, धक्का लगाया, ग्राउंड ने सामने धक्का लगाया, सामने पुश किया, दैट पुशिंग फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स देखो, जो भी नॉर्मल फोर्स होगा ये एग्जर्ट हो रहा है कॉमन सरफेसेस के परपेंडिकुलर से। मगर यहां पे एक बात आप याद रखना कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है ना, स्फेरिकल हो चाहे स्फेरिकल, सर्कुलर या सिलिंड्रिकल, ये तीनों ऑब्जेक्ट के लिए हमको नॉर्मल mg सब कुछ उसके सेंटर से ड्रॉ करना है। नॉर्मल हमको कहां से पास करना है, उसके सेंटर से। ये आज भी मैं बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जब फ्री बॉडी डायग्राम FBD हम ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे भी मैं आपको ये बताने वाला हूं, दैट नॉर्मल पासिंग थ्रू सेंटर in the cases when object is spherical, circular और cylindrical। चलिए अब एक यहाँ पे ऐसा केस है हमारे पास कुछ, तब क्या करना है देखिए। ये आपको लैडर प्रॉब्लम में आने वाला है, जब मैं अब पढ़ाने वाला हूँ ना, वो चैप्टर नंबर 6 में लैडर प्रॉब्लम होगा ना, उस टाइम पे आपको ये हेल्प करेगा। सर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, यस बताओ। सर हम तरसाली वडोदरा सेंटर से हैं। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से आप वापस से पढ़ाओगे क्या? कहाँ से? नॉर्मल फोर्स जहाँ से शुरू होता है ना, बस वहाँ से। बहन तो क्या होगा कि आज का लेक्चर फिर खत्म नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, तरसाली वडोदरा है ना, यस सर। आप अभी बहन डिस्कनेक्ट कर दो वहां से, और आपका ब्रेक का टाइम हो गया है तो ब्रेक ले लो, लंच के लिए चले जाओ, फिर वापस आके शाम पे 4 बजे के बाद शायद वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर वहां पे आप देख लेना। प्रवीण सर वहां से सेंटर एडमिन से बात कर लेना। ओके सर। ओके, क्योंकि अब मैं यहाँ से रिपीट करूंगा तो हमारा लेक्चर खत्म नहीं होगा और मैं आपको आगे नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे बच्चों ऐसे वर्टिकल वॉल है, ऐसे कोई, ये वर्टिकल वॉल है ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये बच्चों वर्टिकल वॉल। मैं अभी यहाँ पे रॉड कंसीडर कर रहा हूं, वहां पे आपके पास लैडर होगी। मैं अभी यहाँ पे बच्चों एक ऐसा रॉड यहाँ पे अरेंज कर रहा हूं। ये रॉड यहाँ पे बच्चों पड़ा हुआ है ऐसे, ये रॉड है, देखो रॉड जो है बच्चों, वो रॉड का मास, ये रॉड है जिसका मास m है, तो वहां पे बच्चों डेफिनेटली ग्राउंड उसको पुल करेगी ऐसे mg से, ग्राउंड उसको पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगी। अब आप देखिए बच्चों, आप ये रॉड है, mg फोर्स डाउनवर्ड यहाँ पे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे एग्जर्ट हो रहा है। अब ये सरफेस को देखिए बच्चों, ये रॉड सरफेस को डेफिनेटली पुश कर रहा है, देखिए पुश कर रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ना होती तो डेफिनेटली ये रॉड यहां से चला जाता और ऐसा वर्टिकल हो जाता। फिर यहां पे भी देखिए, ये अगर ये वॉल ना होती तो इसको पुश कर रहा है, देखिए डेफिनेटली इसको पुश कर रहा है, ऐसे ऐसे पुश कर रहा है। अगर ये वॉल ना होती तो यहां से ये गिर जाता डेफिनेटली। तो दैट मींस ये हॉरिजॉन्टल वॉल को भी ऐसे पुश कर रहा है। पहले देखिए, ये अर्थ जो है यहाँ पे, ये अर्थ,
ये अर्थ की वजह से रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स आया, सो दैट्स वाई ये जो रॉड है वो डाउनवर्ड ट्रैवल करना चाहेगी, उसकी वजह से ये रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस और वॉल दोनों को पुश करेगी, इसको ऐसे पुश करेगी, इसको ऐसे पुश करेगी। दैट पुशिंग फोर्स की वजह से हमको यहाँ पे बच्चों नॉर्मल फोर्स मिलने वाला है। मगर सर नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? वो सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी या रॉड के परपेंडिकुलर होगी? उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे बच्चों, देखिए आप पहले आप समझो, फिर मैं आपको ऐसे डायरेक्ट भी एक ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आप समझो कि यहाँ पे ये रॉड सरफेस को ऐसे डाउनवर्ड पुश करती है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे आ जाएगा, ऐसे। वो पक्की बात है जो कॉमन सरफेसिस है उसके साथ परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ पे भी देखिए इसको ऐसे पुश करती है, ऐसे, तो यहाँ पे बच्चों ये नॉर्मल फोर्स ऐसे आ जाएगा। ये बच्चों हमारा N1 है, ये N1 है। सिर्फ मैंने यहाँ पे डिफरेंट N1 N2 बोला है, वरना आप जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से भी लिख सकते हो। ये N1 और N2 है नॉर्मल फोर्स बच्चों। देखो जो कॉमन सरफेसिस या कॉन्टेक्ट सरफेसिस थे उसके साथ परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी देखो ये परपेंडिकुलर। मगर सर कैसे पता करें कि वॉल के साथ परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करना या रॉड के साथ? अब इसका शॉर्टकट देखो, जो भी बॉडी बच्चों एक्सटेंडेड होती है ना उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। या दूसरी ये बात भी आप याद रखो, जो भी बॉडी खत्म ना होती है ना, खत्म मीन्स वो फिनिश ना हो ना, उसको परपेंडिकुलर कभी नहीं ड्रॉ करना है। सर फिर से बताओ, देखिए मैं एग्जांपल के साथ, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, यहाँ पे बच्चों रॉड खत्म हो रहा है देखिए, मगर हॉरिजॉन्टल सरफेस चल रही है। हॉरिजॉन्टल सरफेस ये पॉइंट के राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है। वहां पे रॉड खत्म हो गया, जो खत्म हो रहा है उसको परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना है। चल कौन रही है? सरफेस, उसके साथ परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी रॉड खत्म हो रहा है, सर वर्टिकल वॉल, ये तो सरफेस तो चल रही है, तो उसके साथ परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करना है। ऐसे रॉड को परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना है। ये जो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जो परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, उसको हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बच्चों। जो खत्म हुई है सरफेस उसको नहीं, जो परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सर यस सर बुक सेंटर ये ग्राफ वाला फिर से समझाओ। ये हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था या समझ में नहीं आया? नहीं समझ में नहीं आया। वो मैं आपको बताता हूँ। अभी एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे ये मैंने क्या बताया कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, ये वर्टिकल वॉल थी, यहाँ पे मैंने रॉड पुट की है। रॉड पे बच्चों डेफिनेटली यहाँ पे ये अर्थ है, वो अर्थ डाउनवर्ड उसको पुल कर रही है रॉड को। सो mg फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको क्या होगा बच्चों? ऐसे पुश करेगा, ये रॉड सरफेस को ऐसे पुश करेगा। तो ये पुश किसने किया? डाउनवर्ड पुश रॉड ने सरफेस को। ये नॉर्मल किसकी वजह से? चलो मैं ये लिख रहा हूं, ये नॉर्मल कहां से आया? दैट इज एक्सर्ट, ये नॉर्मल फोर्स है, एक्सर्ट ऑन रॉड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस, बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये N2 किसकी वजह से आया? ये N2, चलिए देखते हैं ये N2 किसकी वजह से आया? दैट इज एक्सर्ट, ये आया है एक्सर्ट ऑन अगेन रॉड बाय वर्टिकल वॉल, बाय वर्टिकल वॉल। मैंने ये बताया, शॉर्टकट मैंने ये बताया यहां पे कि जो भी एक्सटेंडेड है, यहां पे देखिए आप भुज वाले बच्चे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे रॉड खत्म हो रहा है, मगर इसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सरफेस दोनों साइड है, एक्सटेंडेड है, यहाँ पे दोनों एक्सटेंडेड। क्या सूरत पालनपुर क्या? सर थोडं देखा तुम्ही हरकू थोडा हारात सर मग काढून थोडा मोठा काढून
हारा काढून मोटा काढू ओके हालो ये छोटे लग रहे हैं आपको ये ब्लू यूज ना करो ठीक है ओके तो ये देखो ये जो पॉइंट है यहां पे रॉड खत्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्सटेंडेड है तो हमको परपेंडिकुलर किसको ड्रॉ करना है जो खत्म हो रहा है उसके परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना है जो एक्सटेंडेड है सो जो मैंने यहाँ पे लिखा ना जो अरे फिर ये पेन नहीं दिखाई देगी जो परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड सरफेस जो परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड सरफेस या ऑब्जेक्ट जो भी यहां पे देखो ये रॉड खत्म हो रहा है अभी सरफेस जो वॉल है वो राइट अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड एक्सटेंडेड है तो हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है जो एक्सटेंडेड है उसको नॉर्मल ड्रॉ करना है जो खत्म हो रहा है उसके साथ नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना है चलिए फिर मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं और एक चलिए अब बुझ वाले बच्चे क्लियर ओके फाइन अब आप ही आंसर बताना चलिए आपको इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप दूसरी बार क्वेश्चन ना पूछो आपको समझ में आया या नहीं वो कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूं वरना क्या है कि सर ने हम देखो हमने सर को पूछा तो सर ने हमने अब नहीं पूछना ऐसा नहीं है बच्चों आपको समझ में क्लियर हुआ या नहीं यस बताइए यस बताइए आपका नेटवर्क मेरा नेटवर्क सर आपका ब्लर आ रहा है ब्लर आ रहा है बाकी सब जगह नेटवर्क क्लियर है नो सर नो यस योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल यहाँ पे भी लिख के आ गया क्या करना है प्रवीण सर 2 मिनट से रखवाइए से ओके रुको 2 मिनट चलो हम अब गरबा करते हैं गरबा हो गया सर क्लियर ओके तो चलो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे ये बच्चों वर्टिकल वॉल हुई हमारी ये वर्टिकल वॉल और यहां पे ऐसे कोई रॉड है हमारा ऐसे बच्चों यहां से रॉड में ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे चलिए ऐसे नहीं ड्रॉ करना है ऐसे ड्रॉ करना है वॉल ऐसे वॉल ड्रॉ करना है आपको रॉड सॉरी ये ऐसे आपके पास रॉड है बच्चों ये रॉड है जिसका मास m है तो डेफिनेटली उसको जो अर्थ होगी वो डाउनवर्ड mg से पुल करेगी चलिए अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है कौन बताएगा भुज सेंटर यस अनम्यूट कीजिए चलिए भुज सेंटर पे अनम्यूट कीजिए नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है आप बताइए डिस्कस करके नहीं बताना है अनम्यूट कीजिए चलिए पहले चलिए कौन बताएगा पहले नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करना है और कैसे ड्रॉ करना है यस वो रेड टी शर्ट वाला कि साइड में जो यस ग्रीन शर्ट वाला है ना वो रेड टी शर्ट है उसके ग्रीन शर्ट बस
यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूं? किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? किसको? हॉरिजॉन्टल सरफेस को ओके, और यहाँ पे वर्टिकल वॉल को ना, हाँ यहाँ पे ऐसे, ओके, और यहाँ पे वर्टिकली ऐसे, करेक्ट ना? आप क्या समझे किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? बताइए आप। मैंने क्या बताया था? सिर्फ आप ही बोलोगे। एक्सटेंडेड सरफेस एक्सटेंडेड। यहाँ पे देखो तो आप, यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन एक्सटेंडेड है? वर्टिकल वॉल एक्सटेंडेड है या रॉड एक्सटेंडेड है? देखिए तो, तो किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? रोड को ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ऐसे। यस, तो याद रखना जो मैंने बताया कि हमको परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर N1 लिखूं तो ये बच्चों है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके साथ परपेंडिकुलर। देखो ये इस पॉइंट पे दोनों साइड एक्सटेंडेड है, रॉड खत्म हो रहा है मगर सरफेस एक्सटेंडेड है, तो सरफेस को परपेंडिकुलर और कॉमन सरफेस के साथ भी परपेंडिकुलर। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए वर्टिकल वॉल खत्म हो रही है, वर्टिकल वॉल खत्म हो रही है मगर ये रॉड एक्सटेंडेड है। इस पॉइंट से लेफ्ट साइड भी रॉड है, राइट साइड भी रॉड है, तो रॉड को परपेंडिकुलर ये N2, ये एक्सर्ट ऑन रॉड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बच्चों एक्सर्ट ऑन रॉड बाय वर्टिकल वॉल या बाय वॉल, exert on rod by wall, ये exert on rod by horizontal surface। कहां पे चले गए? पालनपुर, सूरत दिखाई दे रहा है या दिक्कत आ रही है? ओके फाइन। तो ये नॉर्मल N1 और N2 कैसे ड्रॉ करना है आप भी समझो ना यार, आप कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे रॉड ऐसा है तो रॉड क्या करेगा? ये वॉल को ऐसे ही पुश करेगा ना। अगर ये रॉड ऐसा है तो इसको ऐसे ही पुश करेगा ना, ऐसे ही पुश करेगा ना, डेफिनेटली नॉर्मल ऐसे ही आएगा। ये नॉर्मल कौन एग्जिट कर रहा है? वॉल। किस पे? रॉड पे। तो क्या सर रॉड वॉल को पुश नहीं कर सकती? कर सकती ना, ये ऐसे आएगा, ये भी N2 होगा और ये N2 आप लिख सकते हो, दैट इज exert on wall by rod। ये बच्चों आप एक्शन रिएक्शन बता सकते हो। ये N2 एक्सर्ट हो रहा है रॉड पे, कौन कर रही है? वॉल। ये किस पे हो रहा है? वॉल पे, कौन कर रही है? रॉड। दोनों फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हो रहा है, इसको हम एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर सबको? पक्का? सूरत, SUV सूरत, ठीक है। भुज अब क्लियर? वो ग्रीन शर्ट वाला, ओके। चलिए अब हम सेकंड फोर्स पर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टेंशन। ये नॉर्मल था, ये पुश ही है, ये पुल नहीं कर सकता और इसकी डिस्कशन हमने की। अब हम यहाँ पे टेंशन फोर्स पढ़ने वाले हैं। टेंशन फोर्स, उसमें बच्चों टेंशन फोर्स में इसके लिए भी कांटेक्ट इज मस्ट। चलिए टेंशन फोर्स में भी पहली बात कांटेक्ट इज मस्ट। इट कैन बी pushing or pulling, it can be pushing force or pulling force।
अब बच्चों टेंशन में भी हमको पहले पढ़ना है टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन रॉड एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। स्प्रिंग, रॉड, स्ट्रिंग। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंशन इन स्प्रिंग। चलिए स्प्रिंग। अब मैं यहां पे ऐसे स्प्रिंग ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए आप। ये बच्चों सपोर्ट है ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे। फिर से ये सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे। फिर से यहां से सपोर्ट है, ये बच्चों हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे। यहां पे मैंने आइडियल स्प्रिंग रखी हुई है। आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग दैट मीन्स ये स्प्रिंग बच्चों मासलेस है। बेसिकली मास होगा, मगर हमारे यहाँ पे जो आज कंसीडर करना है वो मासलेस स्प्रिंग है। ये आइडियल स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग का कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। वो क्या है सर? वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मगर ऐसे स्प्रिंग है। ऐसे भी देखो यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे स्प्रिंग है। देखो ऐसी स्प्रिंग अपने सब ने देखी है। ये स्प्रिंग है बेसिकली, दिखाई दे रही है सबको ये स्प्रिंग ऐसे। ये स्प्रिंग का भी नेचुरल स्टेट है, ये नेचुरल लेंथ में है। इसको मैं यहां से अगर फिक्स करके ऐसे फोर्स एग्जर्ट करके मैं इसको बच्चों इलोंगेट भी कर सकता हूं, और इसको मैं कंप्रेस भी कर सकता हूं। इट कैन बी इलोंगेट और इट कैन बी कंप्रेस्ड, दोनों हो सकता है। प्रवीण सर ये पोरबंदर में क्या हुआ? देखो तो वो बच्चा क्यों बाहर गया? जो लेक्चर चल रहा है तो वो क्यों बाहर जा रहा है? पेरेंट्स आए थे। किसके पेरेंट्स आए थे? ठीक है, तो ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ में है अभी ये स्प्रिंग जो है इसकी। तो एक जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने के बताया, और ये स्प्रिंग है। चलिए अब क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, ये स्प्रिंग पे एग्जे राइटवर्ड फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं। यहां पे मैं पहले लिख रहा हूं, हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर आइडियल स्प्रिंग। फॉर आइडियल स्प्रिंग बच्चों, आइडियल स्प्रिंग का मीनिंग होगा वो मासलेस है, उसका मास नहीं है। आइडियल स्प्रिंग का यहाँ पे मीनिंग होगा बच्चों मासलेस स्प्रिंग। चलो ये इसकी नेचुरल लेंथ पे है। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। अब बच्चों मैं इसको इलोंगेट करने वाला हूं। मैंने यहां पे ऐसे राइटवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया, ये एफ एक्सटर्नल, ये जो पान जैसा है इसको मैंने ऐसे यहां से पुल किया, ऐसे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया दैट मींस मैंने उसको इलोंगेट किया, तो स्प्रिंग ऐसे हो गई। यहाँ पे ये पॉइंट बच्चों फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग अब ऐसे हो गई, ऐसे 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 ऐसे। यहां से जो थी वो उसमें से एक्स वो एक्सटेंड हुई बच्चों। क्यों? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। आप भी देखो ये स्प्रिंग है, डेफिनेटली मैं इस पे ऐसे फोर्स एक्सर्ट करके ऐसे इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ ऐसे ऐसे। देखो देखो, तो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करके उसको एक्स उसका डिस्प्लेस किया, उसको ये एक्स क्या है बच्चों? ये एक्सटेंशन है बेसिकली, एक्सटेंशन। अब आप भी देखो, आपने भी छोटे हो गए तब आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे एक्स एक्सटेंड करके छोड़ूंगा, अगर मैं एक्सटेंड करता भी चला गया तब भी आप फील करोगे कि आपके हाथ पे कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कि ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में ही रहना चाहती है। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे उस पे एक्स फोर्स, एक्स जितना एक्सटेंशन किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो वो मेरे हैंड को वापस खींच रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो आगे चला जाएगा, और उसके पीछे वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है बच्चों, ये इसको वापस बुलाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों स्प्रिंग पे है। फिर आप हैंड से पुल करें तो आपका हैंड का पॉइंट भी होगा, वहां दोनों में बच्चों
ड्यू टू वर्च्यू ऑफ या बाय वर्च्यू ऑफ चार्जेस, वो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको हम टेंशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे टेंशन ऐसे होगा बच्चों, ऐसे, यहाँ पे टेंशन, और यहाँ पे टेंशन ऐसे भी होगा। सर दोनों जगह टी टी क्यों, दोनों टेंशन क्यों सेम? क्योंकि बच्चों हमने मासलेस या आइडल स्प्रिंग की बात की। सर ये टेंशन ऐसे ही क्यों आया? देखो ना, आपने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे एक्सर्ट किया था, अब प्रैक्टिकली देखो, अगर आप स्प्रिंग को ऐसे एक्सटेंड करोगे तो वो स्प्रिंग आपको वापस पुल करेगी, दैट मींस ये टेंशन बच्चों। और यहाँ पे ये टेंशन क्या कर रही है? ये टेंशन बच्चों आपको पुल कर रही है, यहाँ पे ये टेंशन पुलिंग फोर्स है, यहाँ पे ये बच्चों पुलिंग फोर्स का है, पुलिंग फोर्स। अब यहां पे भी देखिए बच्चों, अगर ये सपोर्ट वीक हुआ तो डेफिनेटली ये स्प्रिंग अपने साथ सपोर्ट को भी पुल कर लेगी, ऐसे वहां से उखाड़ के रख देगी, अगर टेंशन स्ट्रांग हुआ तो यहां पे ये जो टेंशन है वो पुलिंग फोर्स है बच्चों। टेंशन की डायरेक्शन में आप पढ़ चुके हो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ये सारी टेंशन की डिस्कशन कर चुके हो। आज मैं आपको ये बेसिक से फंडामेंटल से पढ़ाने वाला हूं। सर ये टेंशन कैसे? यहां पे देखो, मैंने एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया तो उसने, सर मैंने यहां से बेसिकली ऐसे इसको खींचा, एक्सटेंड किया, तो टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड्स स्प्रिंग होगी। देखो ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड्स स्प्रिंग, ये कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड्स स्प्रिंग। टेंशन की डायरेक्शन स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों के लिए सेम ही बात रहेगी, कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्प्रिंग, कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड स्प्रिंग। और टेंशन स्प्रिंग में सारी, यहां पे सब जगह टेंशन क्यों सेम? क्योंकि आइडियल है, अगर आइडियल ना होती तो डिफरेंट होता। और दोनों एंड पे सेम मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट डायरेक्शन का टेंशन होगा, सेम मैग्नीट्यूड टी टी बट डायरेक्शन ऑपोजिट। सर अगर इसको मैं कंप्रेस करूं तो, चलो करके देखो, फिर देखते हैं। चलो कंप्रेस करता हूं मैं इसको। मैंने यहाँ पे ऐसे लेफ्टवर्ड एक्स एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया, तो ये बच्चों ऐसे हो गई, स्प्रिंग जो हुई हमारी वो ऐसे कुछ हो गई, ऐसे। यहां से देखो बच्चों, ये एक्स जितना वहां पे कंप्रेस किया मैंने, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया। अब क्या होना चाहिए? स्प्रिंग ऑलवेज रिमेन इन इट्स, सॉरी स्प्रिंग ऑलवेज वांट टू रिमेन इन इट्स नेचुरल स्टेट। वो वही चाहेगी कि मैं अपने नेचुरल स्टेट में, नेचुरल लेंथ में रहूं। तो दैट मींस बच्चों कि मैंने इसको ऐसे फोर्स एक्सर्ट किया, ऐसे देखो यहां पे ऐसे फोर्स एक्सर्ट किया, ये एक्सटर्नल है, और ये एक्स जो है बच्चों ये कंप्रेशन है, बेसिकली कंप्रेशन। इसको ऐसे मैंने एक्स एक्सर्ट किया, कंप्रेस किया, तो वो क्या आएगी? वो नेचुरल स्टेट में के लेने के लिए मेरे पे ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे टेंशन ऐसे, तो यहाँ पे बच्चों टेंशन ऐसे, यहाँ पे ये टेंशन पुशिंग फोर्स है। आप देखो मैं किसी भी स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं, वो मुझे पुश कर रही है कि अब मुझे ज्यादा कंप्रेस मत करना वरना मैं आपको उड़ा दूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया, अब बच्चों वो मुझे पुश कर रही है क्योंकि उसको अपनी नेचुरल लेंथ में आना, और जो टेंशन की डायरेक्शन होगी मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर मेरे को ऐसे पुश कर रही है तो वो सपोर्ट को इस डायरेक्शन में पुश कर रही है, अगर सपोर्ट वीक हुआ तो सपोर्ट को उखाड़ के रख देगा। तो यहां पे जो टेंशन है वो बच्चों पुशिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग में स्प्रिंग पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है। अगर एक्सटेंशन हुआ वो पुल करेगी, अगर कंप्रेशन हुआ वो पुश करेगी। सो फॉर आइडियल स्प्रिंग, टेंशन इन आइडियल स्प्रिंग is directly proportional and in opposite direction to x
एक्स क्या है बच्चों? एक्स आपका एक्सटेंशन भी हो सकता है या बच्चों कंप्रेशन भी हो सकता है। एक्सटेंशन भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ऑपोजिट। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बेसिकली माइनस x होगा। यहाँ पे x राइटवर्ड है, टेंशन लेफ्टवर्ड है, यहाँ पे x लेफ्टवर्ड है, टेंशन राइटवर्ड है। देखिए सो यहाँ पे टेंशन इन आइडियल स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू x। तो यहां पे बच्चों ये अगर कांटेक्ट पॉइंट है तो यहाँ पे F एक्सटर्नल ऑपोजिट होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टेंशन की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। वो मैं आपको स्ट्रिंग के केस में लिखाऊंगा, टुवर्ड द स्ट्रिंग कैसे होगी वो। तो टेंशन इन आइडियल स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड ऑपोजिट, x राइटवर्ड टेंशन लेफ्टवर्ड, x लेफ्टवर्ड टेंशन राइटवर्ड। फिनिश। माइनस मैंने नहीं लिखा है। इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे kx आपको मिल गया, t इज इक्वल टू kx, वेर k को हम वेर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। इसका यूनिट क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होगा बच्चों, k को आप सब्जेक्ट करो तो टेंशन वो फोर्स ही है बेसिकली, सो न्यूटन पर मीटर। इससे यहाँ से आप बच्चों उसका डायमेंशनल एनालिसिस भी कर सकते हो। न्यूटन पर मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन डेट मीन्स किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर कैंसल आउट, तो kg पर सेकंड स्क्वायर बच्चों। ये फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट। यहाँ से आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगर डायमेंशनल लिखना है तो m1 होगा, L0 है और t -2 होगा बच्चों। फिर k, दैट k इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, वो दैट मीन्स बच्चों किस स्प्रिंग का k कितना होगा वो स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा। k इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। अलग अलग स्प्रिंग के लिए आपका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होगा बच्चों k। फिर बच्चों टेंशन इन अ स्प्रिंग इज पुलिंग फोर्स एंड ऑल्सो पुशिंग फोर्स। दैट मीन्स स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो पुल भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है। यहाँ पे ये एक अच्छी बात है, इसका क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 13 SHM में पढ़ने वाले हो। दैट k, दैट मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट k is inversely proportional to natural length of spring, that means k is inversely proportional to L। यहां पे बच्चों टेंशन की डायरेक्शन जो भी आपका एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा उसके ऑपोजिट होगी। यहां पे अगर SHM किसी सेंटर पे स्टार्ट हुआ है तो वहां पे आपको क्वेश्चन आया होगा, वो स्प्रिंग के अगर हम 3 इक्वल पार्ट करें, अगर ईच एंड एवरी पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट ये है तो ये लेंथ कितनी होगी, या लेंथ इतनी है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। और यहाँ पे बच्चों टेंशन इन स्प्रिंग इट कैन बी पुशिंग एंड इट कैन बी पुलिंग, और पुशिंग फोर्स, वो दोनों कर सकते हैं। कैन बी पुलिंग और पुशिंग फोर्स। क्लियर सबको? पक्का? श्योर? ओके बुझ। ओके सेकंड, अब हम टेंशन इन रॉड पढ़ने वाले हो। आपने रॉड तो पढ़ाई है ना, यंग्स मॉड्यूलस याद कीजिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेकंड केस बच्चों, दैट मीन्स टेंशन इन रॉड, चलिए यहाँ पे 2 to 3 लाइंस आपको छोड़ के आगे लिखना है।
ऐसे यहाँ पे कोई सपोर्ट है, पहले बच्चों यहाँ पे ऐसे कोई सपोर्ट है, फिर ऐसा कोई रॉड है बच्चों। बेसिकली ये रॉड में मासलेस कंसिडर कर रहा हूं, इसका मास में भी सर ऑलवेज नहीं होगा, 90% केसेस में आपको मासलेस रॉड ही पढ़ना है, मगर फिर भी ऐसे केस भी आएंगे जहां पे मास होगा, तब क्या करना है वो देखेंगे आगे। ये बच्चों आपका मासलेस रॉड हो गया, ऐसे ये सपोर्ट है, और यहां पे मैं एम मास का ब्लॉक ऐसे फिक्स कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसे एम मास का कोई ब्लॉक है बच्चों। तब देखो बच्चों ये क्या होगा, नीचे जो ग्राउंड होगी, ग्राउंड वो ब्लॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, दैट मींस mg फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एग्जर्ट होगा बच्चों, यहां से ऐसे mg डाउनवर्ड होगा। तब क्या होगा, आपको मालूम है कि अगर डाउनवर्ड mg फोर्स हो रहा है तो उसकी लेंथ में भी चेंज आ रहा है, वो आपने फाइंड भी किया था, दैट यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे बच्चों स्ट्रेस की जगह आपको लिखना है F बाई ए, मगर टेंशन है तो T बाई ए अपॉन डेल्टा L अपॉन L, सो T इंटू L अपॉन ए डेल्टा L, और यहाँ से आपने इसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ वो भी फाइंड किया गया है कि वो चेंज मिलीमीटर माइक्रोमीटर की रेंज में आपको मिला था, जो इंक्रीज इन लेंथ है। तो ये आप पढ़ चुके हो बेसिकली। तो यहां पे बच्चों mg की वजह से ग्राउंड उसको डाउनवर्ड पुल करेगा, तो जो ब्लॉक का ये पॉइंट है, ये पॉइंट डाउनवर्ड चला जाएगा, मगर रॉड का जो पार्टिकल होगा, पॉइंट बोलो या पार्टिकल बोलो, जो यहां पे ब्लॉक का टॉप मोस्ट या ब्लॉक का अपर मोस्ट पार्टिकल डाउनवर्ड चला गया, तब ये रॉड का कोई पार्टिकल उसको अपनी ओर खींचेगा, कि मैं आपको दूर नहीं जाने का, वो अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे टेंशन आ गया, यहाँ पे भी टेंशन आ गया। टेंशन बच्चों ऑलवेज एक्सर्ट इन बोथ द एंड विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों। देखो तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, ये mg डाउनवर्ड जा रहा है ऐसे, तो ये रॉड ने अपवर्ड उसको ऐसे पुल किया है। यहाँ पे टेंशन, ये पुलिंग फोर्स है बच्चों, ये पुश नहीं कर रहा है ना, ये तो हमको दिखाई दे रहा है, ये पुलिंग फोर्स है। ये बच्चों ये रॉड है, ये यहां से जो सपोर्ट है उसको भी पुल कर रहा है, तो ये भी बच्चों पुलिंग फोर्स है डेफिनेटली। ये जो रॉड का पार्टिकल है वो ब्लॉक के पार्टिकल को अपनी साइड से दूर नहीं जा रहा है, सॉरी दूर नहीं जाने दे रहा है, ये बोलता है आप दूर मत जाओ, वो अपनी ओर खींच रहा है, दैट इज टेंशन फोर्स, सिंपल। ऐसे यहां पे mg है तो ये ऐसे चला गया बच्चों, और यहां पे भी टेंशन एक्सर्ट ऑन बोथ द साइड ऑफ रॉड स्प्रिंग, जो भी बोलो सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा। फिर दूसरा केस देखते हैं, चलिए अगेन यहाँ पे बच्चों ऐसा है, ये सपोर्ट फिर से ऐसा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, अब रॉड ऐसा है बच्चों, यहाँ पे ये रॉड है, ये भी ये रॉड ऐसे, ये रॉड है, यहाँ पे ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये हमारा रॉड है, और यहाँ पे हमने एम मास के ब्लॉक को ऐसे यहाँ पे हमने रख दिया, ये बच्चों कोई एम मास का ब्लॉक है, कैपिटल एम मास का, यहाँ पे बल्क है, मैटर है। तब क्या होगा सर, अब देखो ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ ये ब्लॉक को mg से डाउनवर्ड पुल करेगी, इसको ऐसा पुल करेगी, यस व्हाई नॉट, ये mg लगेगा, तब ये ब्लॉक ग्रेविटी अर्थ उसको पुल करेगी, मगर देखिए बच्चों यहाँ पे मेरी बात सुनिए, ये ब्लॉक रॉड को ऐसे पुश कर रहा है ना, वो उसको धक्का दे रहा है कि तू हट जा मेरे रास्ते से, अगर ये ब्लॉक हट गया तो ये रॉड हट गया तो डेफिनेटली ये ब्लॉक गिर जाएगा।
दैट मीन्स यहां पे ये कैपिटल एम मास के ब्लॉक रॉड को पुश कर रहा है, रॉड को पुश कर रहा है, तो रॉड उसको सामने पुश करेगा। वो कांटेक्ट फोर्स जो है, सॉरी, जो कांटेक्ट सरफेसिस है, हमारी जो कांटेक्ट सरफेसिस है, ये कैपिटल एम मास, ये कांटेक्ट सरफेसिस, उसको परपेंडिकुलर, कांटेक्ट बोलो, कॉमन बोलो, कॉमन जो सरफेसिस है उसको परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल एक्सर्ट ऑन ब्लॉक बाय रॉड। और यहां पे ये बच्चों एन जो है दैट इज पुशिंग फोर्स, ये पुशिंग फोर्स है। और डेफिनेटली बच्चों जो भी टेंशन फोर्स होगा, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे टेंशन है, नॉर्मल नहीं, टेंशन है। सो टेंशन इन रॉड में बोल रहा हूं बच्चों, तो ये पुश करेगा, तो टेंशन फोर्स रॉड में जो टेंशन है वो डेफिनेटली बच्चों पुशिंग भी हो सकता है, पुलिंग भी हो सकता है, पुशिंग भी हो, उसको पुश कर रहा है, तो यहां से ऐसे। और टेंशन मैंने बताया कि रॉड के दोनों एंड में ऑपोजिट डायरेक्शन का एंड सेम मैग्नीट्यूड का होगा। यहाँ पे टी अपवर्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों टी डाउनवर्ड होगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। यहाँ पे ये टी एक्सर्ट हो रहा है ऑन, एक्सर्ट ऑन ब्लॉक बाय रॉड, यहाँ पे बच्चों एक्सर्ट ऑन ग्राउंड, एक्सर्ट ऑन ग्राउंड बाय रॉड। दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन का, सेम मैग्नीट्यूड का। सो यहाँ पे टेंशन इन रॉड, इट कैन बी पुशिंग और पुलिंग, पुशिंग और पुलिंग फोर्स। समझ में आ रहा है, या इसको पुश कर रहा है तो वो टेंशन भी सामने से पुश करेगा। सर ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ही है, मगर हम रॉड में टेंशन ऐसे पढ़ते हैं। आपने शायद ऐसा क्वेश्चन भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में किया होगा, यहाँ पे टेंशन कैसे लगेगा। चलिए अब हम लास्ट पढ़ते हैं, दैट इज टेंशन इन स्ट्रिंग, थर्ड केस, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन। चलिए यहां पे फिर से बच्चों एक सपोर्ट है, यहाँ पे आप 4 to 5 लाइंस छोड़ के आगे बात करने वाले। ये सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है, बेसिकली ये स्ट्रिंग, ये मासलेस स्ट्रिंग में अभी पढ़ा रहा हूं। आपने तो रॉप में भी पढ़ा होगा, तो रॉप मासलेस अगर बोले तो ठीक है, वरना नहीं होगा, मासलेस स्ट्रिंग। ये बच्चों यहाँ पे कोई एम मास का ब्लॉक है, जो ग्राउंड, जो ग्रेविटी है अर्थ, ये अर्थ एम मास के ब्लॉक को यहां पे ऐसे पुल करेगी, mg फोर्स एक्सर्ट करेगी, mg। तो ये mg की वजह से बच्चों ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, दैट मींस ब्लॉक का जो अपर सरफेस है वो डाउनवर्ड जाना चाहेगा, मगर जो स्ट्रिंग का कोई उससे ऊपर वाला पॉइंट है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, वो डाउनवर्ड नहीं जाने देगा, अपने से दूर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे ऐसे टेंशन हो गया, यहाँ पे भी ऐसे टेंशन हो गया, क्योंकि ये टेंशन फोर्स दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों, ये टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको बताई, यहाँ पे लिख सकते हो आप ऑलवेज। ये बात स्ट्रिंग में एप्लीकेबल है बच्चों, आपने जो भी प्रॉब्लम अभी तक देखे वो सब जगह ही एप्लीकेबल है। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग is always direction of tension in string is always, away भी लिख सकते हो, away from contact point, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, टुवर्ड स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट, या
अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हुआ, वहां से अवे ऐसे, या ऑलवेज अवे फ्रॉम, या ऑलवेज टुवर्ड स्ट्रिंग फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बातें वैलिड है। कॉन्टेक्ट पॉइंट, देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट हुआ टुवर्ड स्ट्रिंग, कॉन्टेक्ट पॉइंट हुआ टुवर्ड स्ट्रिंग, कॉन्टेक्ट पॉइंट हुआ अवे फ्रॉम द स्प्रिंग, अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ऑलवेज अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहाँ पे अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट, या टुवर्ड स्ट्रिंग बोलो, जो भी बोलो, स्ट्रिंग के केस में डायरेक्शन ऐसे ही होगी। और यहाँ पे बच्चों ये टेंशन क्या कर रहा है, ये ब्लॉक अगर डाउनवर्ड चल रहा है तो उसको अपवर्ड पुल कर रहा है, तो ये जो मेरी टेंशन है ये बच्चों बेसिकली पुलिंग फोर्स है, ये पुल कर रही है, पुलिंग फोर्स है। आप स्ट्रिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हो, जब भी पुल करना है आप स्ट्रिंग का यूज करोगे। मगर यही केस में आपको ऐसे बताऊं बच्चों, यही केस कि अगर ये ऐसा कोई सपोर्ट है और यहाँ पे बच्चों ये मासलेस स्ट्रिंग है, ये बच्चों मासलेस स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है, देखना ये बेसिकली स्ट्रिंग है, और अगर मैं यहाँ पे एम मास का कोई ब्लॉक ऐसे अरेंज करता हूं और इसको मैं रिलीज करूंगा, तब क्या होगा, अगर बच्चों रॉड होता तो वो पुल करता, मगर स्ट्रिंग के साथ मैंने ऐसे एम मास को ब्लॉक को यहां से रिलीज किया तो ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग कभी पुश नहीं कर सकती। अगर रॉड होता तो वो पुश कर डालता, मगर स्ट्रिंग है तो वो स्लैक कर जाएगी। आप भी देखो, स्ट्रिंग लो, उसका एक एंड ग्राउंड के साथ वो टाइट करो और फिर दूसरे एंड पे ब्लॉक आप रखो, अब जैसे भी ब्लॉक को रिलीज करेगी स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, ये स्ट्रिंग विल स्लैक, स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे, ये स्ट्रिंग है। सो टेंशन इन स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो ऑलवेज पुलिंग फोर्स होगा, वो कभी पुशिंग नहीं होगा। तो ये बात भी हमारी इंपॉर्टेंट हो गई, दैट टेंशन इन स्ट्रिंग never be a pushing force, वो ऑलवेज बच्चों पुलिंग फोर्स भी ही होगा। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो पुलिंग ही होगा, पुशिंग नहीं होगा। बेसिकली बच्चों आज जो मैंने पढ़ा है वो तो आप पढ़ चुके हैं, टेंशन, नॉर्मल, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपके सामने आया ही होगा, मगर फिर भी मैंने इसको डिटेल में आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग दो जो फोर्सेस है वो पढ़ने वाले हैं। आज जो होमवर्क लिखा है वो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो बोर्ड वर्क है वही आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।